आप लोग भी अपने उसमें इकोनॉमिक्स खोल लीजिए और आज हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स। चलिए मदद कीजिए, बताइए इकोनॉमिक्स होता क्या है, अर्थशास्त्र होता क्या है। Economy is the study of the production of the goods and service that are produced in a इन tertiary or in a country. Sorry. ठीक है। Yes, sir. Hello, sir. हाँ हाँ। Sir, economics is the social science that studies the production, distribution, and consumption of goods and services. Economics focuses on the behavior and interaction of economics agents and how economics work. मतलब समझाओ तो और अच्छा रहे। क्या मतलब हुआ इस बात का जो आपने कही, इसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ कुछ कहा, इट इज साइंस या स्टडी ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मतलब क्या हुआ इसका? इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है हम्म। जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय विनिमय एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है, सर। वो तो हिंदी हुई, मैं मतलब पूछ रहा हूँ, हिंदी और मतलब में अंतर होता है। मैं आपसे कहूँगा, आपको किसी को टीचर के तौर पर आपको बच्चों को बताना है कि बच्चों अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसका ये मतलब होता है, क्या सर, बताएं? अर्थव्यवस्था सर एक क्षेत्र है जहाँ आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है, सर। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक मतलब क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, सर। ओके, ठीक है। तो हमारी कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं, अगर मैं आपके शब्द को ठीक ठीक समझ पाया, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, एक्शंस हैं हमारे, कई सारे एक्शंस होते हैं और वो एक्शन डिटरमाइन करते हैं हमारे, वो खुद कई सारी चीज़ों से डिटरमिन होते हैं और वो कई सारी चीज़ों को डिटरमिन करते हैं। दूसरे तरीके से अगर हम इसकी रूट पर जाए, ठीक है, हर विषय का हर शब्द का एक मतलब होता है, ठीक है। हर शब्द का एक, जैसे हिंदी में हम करते हैं अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ क्या होता है? अर्थ का मतलब हुआ कि हमारे पैसा। पैसा, जितने भी संसाधन, पैसा एक संसाधन है और भी तमाम संसाधन, उन संसाधनों का हम कैसा प्रयोग कर रहे हैं, उन प्रयोग करने की के अलग अलग आयाम, उनमें जो वस्तुएं पैदा हो रही हैं, उसमें जो सेवाएं पैदा हो रही हैं, उसमें जो विनियमन हो रहा है, इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया विनियमन, यानी कि एक्सचेंज। हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है एक्सचेंज। हम इन सब पर अलग अलग बात करेंगे। तो जो इकोनॉमिक शब्द है वो हमारे ऑइकोस, ठीक है, इको ऑइकोस से बना है, जिसका मतलब होता है फैमिली, हाउस होल्ड और एस्टेट। फैमिली, घर, हाउस होल्ड या एस्टेट। और नॉमोस, नॉमिक्स जिससे निकला है वो है कस्टम या लॉ, ठीक है। तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से केवल शाब्दिक रूप से, जैसे हमने अर्थ प्लस शास्त्र किया, इसका मतलब हुआ इको प्लस नॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हमें अपना घर, अपनी जो अपना जो देश है, वो एक व्यवस्था है, उसको मैनेज करना है।
तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं वो कहलाता है इकोनॉमिक्स, इको प्लस नॉमिक्स। और ये किस पर निर्भर करता है, इसमें मूल शब्द ये ध्यान रखते हैं सभी लोग। अर्थशास्त्र को समझना थोड़ा सा, अगर आप उसकी डेफिनेशन को नहीं समझेंगे तो उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अर्थशास्त्र होता क्या है, इकोनॉमिक्स होता क्या है, किस चीज को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो हमारे कुछ ऐसे एक्शंस हैं, जैसे अभी इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कि हमारी क्रियाएं हैं, वो हमारी मुख्य क्रियाएं क्या है? वो मुख्य क्रियाएं हैं हमारी प्रोडक्शन। अर्थशास्त्र इन्हीं से जुड़ा हुआ है। प्रोडक्शन, कोई भी चीज आप पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और क्यों पैदा करते हैं? पब्लिक कंजम्पशन, ब्रॉडर कंजम्पशन के लिए। अभी मैं उदाहरण लेके भी बस समझाता हूँ कि कैसे हम किस चीज़ों की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरी है कंजम्पशन। अगर मैं सरल भाषा में से कहूँ तो इकोनॉमिक्स इज पीडीसी। आपको पीडीसी 3 शब्द याद रखने। इकोनॉमिक्स क्या होता है? आप पीडीसी को देखते हैं। पीडीसी ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को और उनके कंजम्पशन को, ये इसी सब को मिलाकर हम, यही सब मेन एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक्स में होती है। अर्थशास्त्र इसी से मिलके बनता है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इनको मैनेज करता है, जिसके द्वारा इन 3 चीजों को, किसको? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन को मैनेज किया जाता है, वही है हमारा अर्थशास्त्र। उसी का अध्ययन है, इसी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन का अध्ययन है इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, हो सकता है अभी ना समझ आए आपको, तो कुछ बहुत सिंपल 3 उदाहरण लेता हूँ। सबसे पहला, अनाज। हमारी हमारी इकोनॉमिक्स में, है ना, हम सबसे ज्यादा किसको पर निर्भर हैं? हमारा किसान, हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमिक गतिविधि में अनाज, खाना, फूड का इंतजाम करना है, एक एक्टिविटी है, बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। तो हम अनाज की बात करते हैं। तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारा किसान अनाज उगाता है ना? किसान अनाज को उगाता है, प्रोड्यूस करता है। यही बोलते हैं ना, किसान क्या है? प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करता है अनाज को। अनाज को उगाएगा ताकि अनाज उगेगा। और वो किस लिए अनाज उगाता है किसान? आगे लोगों को पहुंचाने के लिए, देने के लिए, अपने लिए नहीं अनाज उगाता। एक किसान जितना अनाज उगाता है वो कई गुना होता है उसकी अपनी पर्सनल कंजम्पशन कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा। उसमें वो अपने लिए भी उगाता है, परंतु उसका मेन फोकस और लोगों तक। हम सब तो अनाज नहीं उगा रहे, ठीक है, सभी लोग तो किसान नहीं है। तो किसान सबके लिए अनाज उगाने का काम करता है, ग्रेन प्रोडक्शन का, ठीक है, फूड प्रोडक्शन का काम करता है किसान हम सब के लिए। तो प्रोड्यूस किया उसने, पैदा किया, तो उसने अनाज को पैदा किया, प्रोड्यूस किया, उत्पादन किया। उसके बाद अगली कड़ी में अनाज। अब अनाज किसान ने उगा दिया, वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता, ठीक। उस अनाज को, क्योंकि वो उसने अपने लिए नहीं उगाया, कंज्यूमर के लिए उगाया है, और कंज्यूमर तक पहुंचने में बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, जो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, उसका वितरण करेगा। तो वितरण अगली कड़ी में, उत्पादन के बाद अगला
कदम आएगा हमारा उत्पादन के बाद वितरण, बांटना, पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एक आदमी इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, चाहे वो होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो अनाज खरीदते हैं, आगे छोटे दुकानदारों को पहुंचाते हैं और छोटे दुकानदारों से कंज्यूमर तक आता है। हम एज अ कंज्यूमर उस अनाज को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ा काम है ये फूड ग्रेन का। ये एक वस्तु है, ठीक है, जिसका उत्पादन हो रहा है और असेंशियल वस्तु है। बिना अनाज के हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उस जरूरी आवश्यक जैविक आवश्यकता की चीज का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक बेहद महत्वपूर्ण गतिविधि है। अनाज के बाद लेट से हम उदाहरण लेते हैं एक कार का। हम में से बहुत लोगों की इच्छा होती है हमारे पास कार होनी चाहिए। आजकल नई नई कारें चल रही है। सामाजिक प्रतिष्ठा का भी एक सिंबल है कार, आने जाने का एक साधन है कार। तो बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं कार से। कार पर भी यही नियम लागू होता है। कोई कंपनी उस कार को का उत्पादन करती है, मारुति कंपनी है, वो क्या कर रही है? वो कारों का उत्पादन कर रही है। और क्यों कर रही है? उनके वितरण के लिए। तो उसने प्रोडक्शन के लिए अपनी फैक्ट्रीज खोली हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शोरूम्स खोल रखे हैं, और कंजम्पशन के लिए हम लोग मौजूद हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी हमारी हो गई, एक और गुड हो गई, एक और वस्तु हो गई, ठीक है। तो ये दो वस्तुएं हो गई, अनाज एक वस्तु हो गई, कार एक वस्तु हो गई, और फिर सर्विसेज जैसे कि शिक्षा, दोनों तरीके की शिक्षा, ठीक है, या मतलब दोनों तरीके की शिक्षा में मेरे दो मतलब है। जैसे स्कूल की शिक्षा है या कोचिंग शिक्षा है। स्कूल हमें शिक्षा देने में क्या करता है? शिक्षा के लिए हम कह सकते हैं स्कूल क्यों बनाए जाते हैं? शिक्षा को प्रोड्यूस करने के लिए, लोगों के लिए एजुकेशन प्रोवाइडर, हम प्रोडक्ट प्रोड्यूसर वहाँ शब्द इस्तेमाल नहीं करते, बट इट्स आल्सो अ सर्विस, ठीक है। ये जैसे और आसान उदाहरण, शिक्षा थोड़ा सा कठिन उदाहरण हो सकता है, बैंक सर्विसेज, बैंक की सेवाएं, है ना। बैंक ने कुछ ऐसी सर्विसेज पैदा करनी शुरू की, जैसे जैसे सोसाइटी की जरूरत है, लोगों के पास अनाज पहुंचा, तमाम तरीके की आर्थिक गतिविधि होने लगी, तो क्या हुआ? लोगों के पास पैसा, मनी सरप्लस हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। अब इस सरप्लस मनी को उसे क्या करना पड़ेगा? जो चाहता है कहीं कि जमा करना पड़ेगा। हाँ, मेरा सरप्लस पैसा सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे के लिए क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा। तो बैंक ने एक एस्टेब्लिशमेंट बनाया जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग सर्विस, डिपॉजिट सर्विस। इस चीज को बोलेंगे डिपॉजिट सर्विस। हमारे पैसे को डिपॉजिट करवाता है, हम जाके वहाँ डिपॉजिट कर देते हैं, हमारा पैसा बैंक के पास सुरक्षित है। जब हमें आवश्यक पड़ेगा हम बैंक से अपना पैसा ले आएंगे। तो बैंक के खाते में हमारा पैसा सुरक्षित रूप से रखा हुआ है, और उस पर वो कुछ ब्याज भी दे देता है। उसके अलावा बैंक लोन सर्विस दे देता है। अब उसने पैसा जो डिपॉजिट हुआ है, उसे पता है कि अभी से अगले 5 साल तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो किसी और को वो पैसा दे देता कि ठीक है तुम मुझसे ले जाओ, मुझे इतना ब्याज दर दे देना, इससे वो अपनी कमाई करता। तो बैंक इज अ प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेज, डिपॉजिट सर्विसेज, लोन सर्विसेज एंड वेरी मेनी अदर सर्विसेज। बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज को पैदा कर रहा है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और हम लोग जिनके पास पैसा सरप्लस है, जिनको लोन की जरूरत है, वो क्या है? वो उसके कंज्यूमर्स हैं, हम उसके कंज्यूमर्स हैं। और हो सकता है कि किसान जो एक जगह पर प्रोड्यूसर है, दूसरी जगह पर कंज्यूमर बन जाएगा। किसान फूड ग्रेन का प्रोड्यूसर है, पर कार का कंज्यूमर है। बैंकिंग सर्विसेज का
कंज्यूमर है, कार मैन्युफैक्चरर कार का प्रोड्यूसर है, कार बनाता है, उत्पादक है कार का, परंतु किसान की चीज का कंज्यूमर है, या बैंकिंग सर्विस का कंज्यूमर है। तो ये सारी, अब ये तो मैंने 2-3 उदाहरण दिए, हमारे आसपास लाखों की संख्या में गुड्स एंड सर्विसेज मौजूद है। अपने आसपास देखो कितनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स में हर सामान आप देख सकते हैं, सर्विसेज में, सर्विसेज थोड़ा देखना मुश्किल होता है, पर कितनी सर्विसेज है। कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, किसी ने स्कूल खोला है, कोई कोचिंग खोलता है, हर कोई किसी सेवा का उत्पादन करता है और उस सेवा का फिर हम कंज्यूम करते हैं। हम बहुत सारी सेवाओं को कंज्यूम करते हैं, बहुत सारी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, कुछ को हम प्रोड्यूस करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करते हैं। और ये इन लाखों गुड्स एंड सर्विसेज का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, हमारे आसपास मौजूद है। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर हम जी रहे हैं। चीज़ों के, वस्तुओं के, सेवाओं के उत्पादन में, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन में लगे लोगों के नेटवर्क में हम रहते हैं। हम कभी सेवाओं को या वस्तुओं को अपने लिए, ज़रूरत के लिए खरीदते हैं, या उन्हें कभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कभी कभी उन्हें पैदा करते हैं। तो यही, इसी चीज को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में यही कोर एक्टिविटी है, यही 3 कोर एक्टिविटी हैं किसी भी चीज, वस्तु का, सेवा का उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब ये तो हुई मुख्य गतिविधि, पर ये गतिविधि तो अर्थशास्त्र का अध्ययन, सिस्टमेटिकली ये अर्थशास्त्र का अध्ययन, ये विषय का अध्ययन बहुत पुराना नहीं है। जैसे इतिहास है, एक पुराना विषय है, लैंग्वेज, भाषा एक पुराना शब्द विषय है, विज्ञान वगैरह भी पुराने शब्द विषय हैं। परंतु अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो जिसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोलते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र, उसका जो अध्ययन है वो बहुत पुराना नहीं है। जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो है एडम स्मिथ, जो कि 18वीं सदी के एक व्यक्ति हैं, 18th सेंचुरी के व्यक्ति हैं एडम स्मिथ। तो यानी कि अर्थशास्त्र का अध्ययन, सिस्टमेटिक अध्ययन, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वो बहुत रीसेंट है। तो क्या अर्थशास्त्र की खोज बहुत रीसेंट है? अर्थशास्त्र की शुरुआत बहुत रीसेंट है, हाँ या नहीं? सर No, नो sir. अर्थशास्त्र का No, अध्ययन sir. बहुत हालिया है, 100-200 साल पहले शुरू हुआ है। परंतु क्या अर्थशास्त्र भी पुराना है? अर्थशास्त्र यहाँ मौजूद था, पहले से हम लोग अर्थशास्त्र को जानते थे, समझते थे, परंतु उसका एक सिस्टमैटिक अध्ययन, जो एक आधुनिक युग में जो उसका अध्ययन है आधुनिकता के साथ, उसका अध्ययन बेशक एक रीसेंट एक्टिविटी हो सकती है, परंतु हमें इन चीज़ों के लिए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन के लिए नियम बनाने होते हैं, उनका मैनेजमेंट आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक है मैनेजमेंट? क्यों आवश्यक है अर्थव्यवस्था में? क्यों बहुत ज़रूरी शब्द हो जाता है मैनेजमेंट? हम जो पढ़ते हैं वो ये मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि कैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। हमारा जो स्कोप है, हमारा जो उद्देश्य है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, ठीक है, किसान अपना सामान उगा रहा है, लोग खरीद रहे हैं, कार बनाने वाले कार बना रहे हैं, ठीक है, ये गतिविधियाँ अपने आप हो रही हैं। हमें क्या ज़रूरत है इनका पढ़ने की और इनको, तो हम इनका बेहतर मैनेजमेंट कर सकें, ये हमारी आवश्यकता है। अब बेहतर मैनेजमेंट की ज़रूरत है क्यों? खाने का ही अगर हम उदाहरण लें, फूड ग्रेन का ही उदाहरण लें,
क्या क्या? उत्पादन, वितरण और कंजम्पशन। कंजम्पशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? उपभोग। अनाज है, फूड ग्रेन है, अब बहुत साधारण, गेहूं है लेट्स से। गेहूं के ये तीनों स्टेप बेहद जरूरी हैं हमारे आज के जीवन या जो सभ्यता, जो भी हम क्या बोले, मानव जीवन के लिए ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। गेहूं का उत्पादन, गेहूं का वितरण, गेहूं का उपभोग, इन तीनों को सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। सही है या गलत है? यस सर। सही है सर। अगर मान लीजिए गेहूं का उत्पादन कम होता है, किसी कारण से गेहूं का उत्पादन कम हो गया, किसान ने बोया नहीं या फसल खराब हो गई, कोई भी कारण है, तो क्या हो जाएगा? सर आईएफसी प्रोवाइड करता है। नहीं, मैं सर फैमिन आ बहुत बेसिक लेवल पे, आप ऐतिहासिक समय पर चलो जबकि ये सब कोई व्यवस्था नहीं है, और सोचो कि अगर गेहूं का उत्पादन है, हम लोग अभी मतलब बहुत पुराने समय, 500 साल पहले के जीवन में है, जहाँ ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, अभी लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू भी नहीं किया, परंतु गेहूं की बात कर रहा हूं मैं। गेहूं का उत्पादन किसी कारण से घट जाता है तो क्या होगा? सर फैमिन आ सर लाइफ बहुत क्रिटिकल फेमेन आ जाएगा सर। अकाल मुश्किल समय आ जाएगा, लोगों के पास पाएगा, आज नहीं होगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी लोगों के लिए। अगर किसी कारण से उत्पादन बढ़ गया, ये उदाहरण तो हो गया डिक्रीज का, जो कि बहुत सरल उदाहरण है। अगर मैं ये कहूं उत्पादन बढ़ जाए तो क्या होगा? हमारी आवश्यकता 1000 किलो की है, उत्पादन 2000 किलो हो गया, इससे भी कोई फायदा नुकसान है? जी सर, एक्सपोर्ट भी सर कर जो सकते हैं। सरप्लस होगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा सर, ट्रेड होने लगेगा। नहीं ना, वो ठीक है, वहां तक अभी नहीं मैं पहुंचा। मैं बोल रहा हूँ भारत के अंदर में अभी एक्सपोर्ट ज़्यादा है नहीं, 500 साल पुराना भारत है, और अनाज का उत्पादन मान लेते हैं पूरे भारत में 1000 किलो नॉर्मली उत्पादन होना था। उस साल बम्पर सभी किसानों ने गेहूं बो दिया और 2000 किलो का गेहूं उत्पादन हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क पड़ता सर है? स्टोरेज किसी से वस्तु क्या होगा? सर स्टोर कर अगर पुराने समय में देखें तो हम वस्तु विनिमय कर सकते हैं, किसी दूसरे चीज की यदि हमें जरूरत है तो हम उसको उससे एक्सचेंज कर सकते हैं। नहीं, जो इसका साइंस स्टोर मैं शायद अपने सवाल को नहीं समझा पाया। देखो, 1000 किलो हमारी नॉर्मल आवश्यकता, पूरे भारत की का काम 1000 किलो गेहूं में चल जाता है ना। भारत की लेट से 1000 किलो को आप 1 मिलियन टन या 100 मिलियन टन में कन्वर्ट कर लो। 100 मिलियन टन अनाज है जो हर साल उत्पादन होता है, किसी कारण से वो 50 मिलियन टन रह गया, तो लोगों के पास खाद्यान्न की शॉर्टेज पड़ जाएगी और बहुत भारी दिक्कत सामना करना पड़ेगा। परंतु मान लो किसी कारण से उत्पादन बढ़ गया 100 मिलियन टन से, हमारी जरूरत 100 मिलियन टन है, भारत की जरूरत, और कोई एक्सपोर्ट नहीं होता है, और अगर वो 150 मिलियन टन हो गया तो क्या होगा? जो 50 मिलियन टन है उसे कोई खरीदने वाला नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रहा है, और जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होगी तो उसकी कीमत बहुत कम आ जाएगी। जब उसकी लागत, उसकी कीमत कम आ जाएगी तो हमारा किसान क्या करेगा? क्योंकि उसका कोई खरीदने वाला नहीं है, अगली बार वो उसे बोएगा नहीं और उत्पादन फिर वापस घट जाएगा। तो अर्थव्यवस्था में दोनों ही चीज़ों को देखना पड़ता है कि भैया उत्पादन ज़्यादा भी ना हो, उत्पादन कम भी ना हो, दोनों ही नुकसानदायक है। दोनों ही तरफ से आपको ध्यान रखना होगा कि किसी चीज़ का अत्यधिक उत्पादन भी खराब है, उत्पादन उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। ये एक मैनेजमेंट है, ठीक है। आपको समयक रहना है, जैसा बुद्ध ने कहा कि समयक ज्ञान, समयक मार्ग, सही मार्ग, ना आपको ज़्यादा लेफ्ट जाना है और ना आपको ज़्यादा राइट जाना है। समयक हिंसा के प्रति मध्यम मार्ग बोलते हैं कि आपको किसी भी एक एक्सट्रीम को नहीं पकड़ना है। तो
वो जो समयक है वो यही है कि जो उत्पादन है वो करेक्ट है, होना चाहिए भाई, ना जरूरत से ज्यादा हो जाए ना जरूरत से ज्यादा खराब वो हो जाए। जैसे सब्जियों के साथ आए दिन हम देखते रहते हैं, किसी साल सब्जी के दाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्याज के दाम किसी साल 100 रुपए किलो हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो 100 रुपए किलो? क्योंकि उत्पादन किसी कारण से कम हो गया। जब उत्पादन कम हुआ तो डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो उसकी कीमत बढ़ गई। अगले साल सभी किसानों ने सोचा यार कि जिन्होंने प्याज बोई थी उनको बड़ा फायदा हो गया, उनको जो है प्याज के बड़े अच्छे अच्छे दाम मिले। सब किसानों ने अगले साल प्याज बो दी। अब जब सब किसानों ने प्याज बो दी तो क्या हुआ, अगले साल अत्यधिक उत्पादन हो गया प्याज का। तो एक साल तो लोग परेशान हुए प्याज महंगी होने के कारण, कम उत्पादन होने के कारण। अगले साल लोग परेशान हुए अत्यधिक उत्पादन होने के कारण। अब किसान, क्योंकि प्याज ऐसी चीज है नहीं जिसको वो अपने घर रख सकता है, उसे बेचना ही होगा, तो अब उसे वो प्याज जो भी उसे कीमत मिल रही है, अच्छा कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, उसकी कीमत घट जाती है। तो उसकी कीमत घट गई, जब कीमत उसकी घट जाती है तो उसका उत्पादन, फिर वो भी उत्पादन फिर प्रभावित होगा, क्योंकि किसान को उसकी लागत भी प्राप्त नहीं होगी, तो अगली बार वो प्याज से तौबा कर लेगा। अगली कड़ी में वितरण है, उत्पादन के बाद वितरण है। वितरण बेहद जरूरी चीज है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाया, वितरण नहीं हुआ चीजों का, हमने प्याज उगा तो बहुत सारी ली, परंतु प्याज किसान के खेतों में ही पड़ी हुई है, किसी भी कारण से ट्रक नहीं चल रहे हैं, रेलगाड़ियों की हड़ताल हो गई है, कोई भी कारण वितरण का हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो प्याज क्या होगा, गाँव वहीं पर, गांव उसके खेत में ही रखा रखा सड़ जाएगा। दोनों लोग बढ़ परेशान जाएगा। होंगे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही परेशान, डिस्ट्रीब्यूटर भी परेशान होंगे, क्योंकि किस सभी का नुकसान होगा। तो ये उपभोग, तो ये तीनों चीजों को मैनेज करना ही इकोनॉमिक्स का बेसिक काम है, जिससे हमारी जो तमाम आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हम नियमित रखते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं, जिससे कि सभी का जो सोसाइटी है और जो कंट्री है और जो लोग हैं उनका, उनकी बेहतरी हो और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, जिन्होंने ये किताब लिखी थी इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब को द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। ये वेल्थ ऑफ नेशन, एक प्रकार से इन्होंने ये तरीका सुझाने की कोशिश की थी कि राष्ट्र कैसे संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने इस आर्ट को, इस चीज को, इस विषय को साइंस ऑफ वेल्थ, ये जो 17वीं 18वीं सदी थी, ये विज्ञान का युग था, ठीक है, आज भी है विज्ञान का युग, ठीक है, पर इस समय पर लोग वैज्ञानिकता की ओर जा रहे थे। तो जैसे एक पैसा है, पैसा कमाना एक वैज्ञानिक गतिविधि हो सकती है क्या? पैसा कमाने के लिए आपको पैसा चाहिए, यस सर। यस सर। तो इसमें क्या विज्ञान की आवश्यकता हो सकती है? यस सर। बिना विज्ञान के हम पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है, हम बेसिक आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं, परंतु यदि हम, विज्ञान क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट का अध्ययन। क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट का अध्ययन, कि भाई इसका कारण क्या है, इससे प्रभाव क्या पड़ता है। अगर आप, जैसे हम विज्ञान में क्या करते हैं, हम कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक तरफ से हम कोई क्रिया करते हैं, दो केमिकल्स को मिलाते हैं, जोड़ते हैं और इसका इफेक्ट देखते हैं, या कहीं ऑलरेडी कुछ इफेक्ट हो रखा है उसके कारण को जानने की कोशिश करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट इज साइंस, कि उसका क्या प्रभाव हो रहा है उसका अध्ययन करना, उसको वैज्ञानिक रूप से समझना। एक तो हम, ये भी हो सकता है किसी के पास पैसा इकट्ठा हो गया, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, तो हम एक तरीके से तो ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई आप अमीर हैं या कोई गरीब है, तो हम क्या बोलते हैं, जो अमीर होता है
अमीर के लिए क्या बोलते हैं कि भाई आपके ऊपर ऊपर हैव्स। वाले की, हाँ, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, ये ऊपर वाले का करम है, ऊपर वाले की दया है ना, गॉड का का वो है, जिसके कारण आप अमीर हैं। गरीब के लिए भी बोला जाता है कि भैया तुम्हारे ऊपर ऊपर वाले की कृपा नहीं हो रही है, जब ऊपर वाला चाहेगा तभी पैसा आप मतलब आप बेटर हो पाएंगे, आप आर्थिक रूप से बेहतर हो पाएंगे। तो ये क्या है, ये कौन सा तरीका हुआ पैसे को लेकर? क्या ये एक वैज्ञानिक अप्रोच है? नो सर। नो सर। कोई देश गरीब है, कोई देश अमीर है, हर देश सोच रहा है कि भाई ठीक है तो ऊपर वाले का करम है, हम गरीब हैं, क्यों गरीब हैं जी, ऊपर वाले का करम है। कोई अमीर है तो जी ऊपर वाले का करम है। ठीक है, तो ये जो सोच है, ये सोच क्या है? गैर वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक सोच है। अर्थव्यवस्था की एक अर्थ के लिए एक अवैज्ञानिक, गैर वैज्ञानिक सोच है। परंतु अगर इसे वैज्ञानिक रूप से देखें, भाई एक आदमी अमीर है, ठीक है, उसके पास आर्थिक संसाधन है, तो क्यों है उसके पास आर्थिक संसाधन? उसने क्या किया? हो सकता है उसने पढ़ाई की होगी, उसने कोई उद्यम उद्योग धंधा लगाया होगा, उसने मेहनत की होगी, उसे कुछ पैसा पुश्तैनी भी मिल गया होगा, उसने कुछ नई चीज़ों पर सोचा होगा, कुछ नए प्रयास किए होंगे, तो वो अमीर है। गरीब है, इसने कुछ गलतियां की होंगी, हो सकता है अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता होगा, पढ़ाई नहीं करता होगा, काम धंधे पर जैसे एजुकेशन हेल्थ है उस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? ये दो बहुत बेसिक क्रियाएं हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ। दो लोग हैं, दोनों की आज आर्थिक स्थिति एक जैसी है, दोनों आज 20 साल के हैं, दो बच्चे हैं अलग अलग, और दोनों बच्चे 20 साल की उम्र के हैं। एक बच्चा अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान देता है, एक नहीं देता है। एक इसकी ओर ध्यान नहीं देता, क्या करना है पढ़ लिख के, कुछ क्या होता है, कुछ नहीं फायदा होता, और खाओ पियो मस्त रहो, हेल्थ का अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नशा ड्रग्स सब कुछ करना है वो करता है, और पढ़ाई लिखाई को भी वो नो करता है कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा 20 साल का लड़का है, वो एजुकेशन की तरफ ध्यान देता है, नहीं नहीं यार मुझे पढ़ना है, पढ़ेंगे तो कुछ बन जाएंगे, कुछ अच्छा होगा जीवन में, कुछ ज्ञान हासिल होगा। हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, नहीं नहीं मुझे ठीक रहना चाहिए, बीमार नहीं पड़ना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो। जब ये बच्चा ये करेगा और जब ये बच्चा 40 साल का होगा, ये दोनों लोग जब 40 साल के होंगे तो क्या हो जाएगा? इसने एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दिया, इसकी 20 साल इसने ये सोचा, 5 साल बाद इसकी नौकरी लग गई, 25 साल का हुआ नौकरी लग गई, अपने सेहत का ध्यान रखता है, सारी चीज़ें ध्यान करता है, बेहतर आर्थिक स्टेबल इकोनॉमिक लाइफ है, तो क्या होगा? ये 40 साल का होते होते धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सेविंग करता है, पैसे को जो भी कमाता है उसका ध्यान रखता है, बचत करता है, रेगुलर बचत की आदत है, जो पैसा बनता है उसे संभाल के रखता है, अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, सबने आसपास का अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है कि मैं बीमार ना पड़ूं, और चीज़ों का ध्यान रखता है। तो 40 साल का होते होते क्या होगा? ये इसके बाद एक नौकरी होगी, एक घर होगा, एक फैमिली होगी, ठीक, कुछ सेविंग होगी, कार वार भी खरीद लेगा। दूसरी तरफ वही एक लड़का जो 20 साल, दोनों की इस समय पे आर्थिक स्थिति सेम है, इस समय दोनों की आर्थिक स्थिति वहीं बराबर है, ये अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं देता, हेल्थ की ओर ध्यान नहीं देता, नशा करता है और सारी बुरी चीज़ें करता है। क्या होगा? इसकी कोई जॉब इसको नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी भी तो लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, आता जाता कुछ है भी नहीं। अगर किसी ने रख भी लिया, थोड़े दिन बाद कहेगा नहीं भैया तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, तुम रोज दारू पीते हो, काम के तुम किसी हो नहीं, एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, मैं नहीं आपको रख सकता। तो इसकी जॉब कैसी होगी? अनस्टेबल जॉब होगी, कोई नियमित आमदनी नहीं होगी, रेगुलर इनकम नहीं है, कभी मिल गई कभी नहीं मिली, 2 महीने काम किया 2 महीने छुट्टी की,
फिर जो किया भी, जो थोड़े बहुत पैसे आए, रोज दारू पी, खाया पिया, उसी में जो भी पैसा इकट्ठा हुआ वो उसमें खा पी के खर्चा कर दिया। अपने स्वास्थ्य के प्रति किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं रहा और बार बार बीमार पड़ते रहे। जब ये आदमी 40 साल का होगा, ये कैसा होगा? शायद इसके बाद अपना घर ना हो, कहीं किराए विराए पे कहीं रह नो रहा हो। यूज सर, कोई यूज का नहीं होगा ये। हाँ, मतलब इसकी आर्थिक स्थिति पे बात करें, इसके पास घर होगा शायद ना हो, कार तो 100% नहीं होगी, क्योंकि कार खरीदने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग होनी चाहिए, कार पक्का नहीं होगी। जॉब होगी भी तो प्लस माइनस टाइप की जॉब होगी, कभी मिली कभी नहीं मिली। फैमिली कैसी होगी इस आदमी की? फैमिली होगी भी कि नहीं, नहीं पता। होगी नहीं या नहीं पता, और होगी भी तो इसकी बीवी भी इसको गालियां देगी, इसके बच्चे भी गालियां देंगे, कहेंगे भैया तो ये तो दारू पीता रहता है। और ये तो ऐसे में अब जब ये स्थिति, अब इसके पास कोई सेविंग होगी क्या? इसके पास बैंक बैलेंस होगा कुछ? नो सर। अब इस आदमी को क्या बोलते हैं हम? गरीब। और अब हम क्या बोलेंगे? ये अमीर आदमी और गरीब आदमी अगर ये अवैज्ञानिक हैं दोनों, तो गरीब आदमी और अमीर आदमी क्या बोलेंगे अगर ये अवैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, गैर वैज्ञानिक तरीके से? अरे भैया ऊपर वाले की मेहरबानी है, ऊपर वाले का, ये अमीर आदमी के ऊपर भाई ये सोचेगा कि तो अमीर वाले के ऊपर जो है, इस आदमी के ऊपर भगवान का मेहर है, इसे तो आशीर्वाद है, इसका तो प्रभु की कृपा है, सब कुछ। और अपने लिए सोचेगा कि जी मेरा तो जो है बड़ा नसीब फूटा हुआ है, ये है वो है। यहाँ समस्या क्या है? यहाँ इस वेल्थ को, क्योंकि ये जो वेल्थ इसने एक्वायर की, ये जो वेल्थ एक्वायर की दोनों ने, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वेल्थ कहीं ऊपर से नहीं आई, इन दोनों ने ही, किसी ने कमाई किसी ने गंवाई। तो ये जो वेल्थ है, इट कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एंड अगर आप इसे वैज्ञानिक रूप से देखोगे तो इसको कारण, अगर ये दोनों वैज्ञानिक रूप से सोचें, अमीर आदमी भी वैज्ञानिक रूप से सोचे, गरीब, तो ये पहचान सकते हैं कि कैसे इन्होंने धीरे धीरे अपनी एजुकेशन हासिल की, पढ़ाई की, सेविंग्स की, अच्छी आदतों में रहे, एक दूसरे को सपोर्ट किया, अपनी फैमिली का ध्यान रखा, बुरी आदतों से अपने आप को बचाया, आप अमीर बन गए, मतलब बेटर ऑफ हो गए। आपने ये सब चीजें नहीं की, आप गरीब बन गए। तो ये चीज को समझना, इसे अगर आप वैज्ञानिक रूप से समझेंगे तो आप फिर इसका इलाज कर सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं कि भाई मुझे किस पर ध्यान देना है। अगर हम वैज्ञानिक रूप से सोचेंगे तो हम ये दोनों लोग एजुकेशन, हेल्थ और जो जरूरी चीजें हैं मानव विकास की, उन पर ध्यान देंगे। अन्यथा क्या होगा, हम उनको छोड़ देंगे, अरे कुछ नहीं होता, नौकरी लगनी होगी तो लग जाएगी, ऊपर वाला चाहेगा तो सब हो जाता है। ठीक है, ये भी एक सोच हो सकती है, पर ये सोच गैर साइंटिफिक सोच है। और इसी सोच को देशों के संदर्भ में, इसी सोच को देशों के संदर्भ में डिफाइन किया था एडम स्मिथ ने, कि वेल्थ ऑफ नेशन, कोई देश अमीर कैसे बन सकता है, क्या हो सकते हैं तरीके, क्या हो सकता है वेल्थ का विज्ञान। ठीक है, संपत्ति का विज्ञान, संपत्ति हासिल करने का। संपत्ति को ज्यादातर बार हम ऊपर वाले की कृपा से जोड़ते हैं, पर क्या वो वैज्ञानिक हो सकती है, ये चीज हमें एडम स्मिथ ने बताई। उसने बताया कि हमें अगर संपत्ति करनी है तो हमें जो लॉ है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के, कुछ मौलिक नियम हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हम संपत्ति क्रिएट कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, ठीक है, वेल्दी हो सकते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे, नहीं ध्यान रखेंगे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज के नियमों का, तब हम जो है अपने उसमें पैसे को नहीं बढ़ा सकते। और यही विज्ञान कहलाता है इकोनॉमिक्स, यही विज्ञान, यही अध्ययन, ये कहलाता है अर्थशास्त्र, जिसमें हम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, जैसे हमने एक बहुत छोटा सा उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले लिया था कि कैसे हमारा अर्थव्यवस्था, जो अर्थशास्त्र है, उसका मिसमैनेजमेंट, अगर हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि दोनों ही बुरी चीजें हैं, उत्पादन की कमी
और उत्पादन की अत्यधिकता, इंक्रीज और डिक्रीज, अगर जरूरत से ज्यादा दोनों में से कुछ भी हो जाएगा देन वी आर इन प्रॉब्लम। ठीक है, उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ना, उत्पादन बहुत ज्यादा घटना, दोनों ही खतरनाक स्थिति है, इनसे अपने को बचाना चाहिए, क्योंकि एक में जो है पैसे की, दोनों ही नुकसानदायक होंगे। इसमें किसी को डाउट है कि अधिक उत्पादन भी नुकसानदायक हो सकता है? नहीं, क्लियर नहीं है? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, नहीं क्लियर है सर। ठीक, तो इस बात को आपको सभी को समझना है कि दोनों चीज, उत्पादन की कमी तो हमें क्लियरली समझ आती है कि नुकसानदायक है, पर किसी भी चीज की अत्यधिकता भी बहुत खराब होती है। जैसे हम अगर बहुत अपनी शिक्षा का एग्जाम्पल, एजुकेशन का एग्जाम्पल दे, पढ़ना बहुत अच्छी चीज है, पढ़ाई करना, आपको डेली 8-7-8 घंटे रोज पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, अच्छी चीज है। अगर आप 1-8 घंटा ही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्या है? नहीं पढ़ना बुरी चीज है, इसमें कोई वो नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा विज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है न, अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझने में, पर मैं ये कहूं कि बहुत ज्यादा पढ़ना, 7-8 घंटे के बजाय 17-18 घंटे पढ़ते रहना, ये कैसा है? इसके बारे में क्या राय है? एक बच्चा है जो पढ़ता ही नहीं है, एक बच्चा है 7-8 घंटे पढ़ता है, अरे एक कहता है कि नहीं मैं तो 18 घंटे पढ़ूंगा। तो इनमें से तीनों बच्चों में से कौन सफल हो जाएगा? 8-10 घंटे वाले सफल हो 7-8 घंटे क्यों? जो 17-18 वाला घंटा तो और ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो और ज्यादा सफल हो जाना चाहिए। एक दिन सर वो पढ़ेगा 18 घंटा, लेकिन अगले दिन वो 2 दिन रेस्ट ले लेगा क्योंकि उसके शरीर में थकावट हो जाएगी। शाबाश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी चीज हो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 18 घंटे पढ़ने बैठ गए, अब 18 घंटे उस दिन तो पढ़ लिया, अगले 3 दिन तक अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और ज्यादा कुछ किया, अपने स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा दिया। अब ऐसे हो गए कि अगले 4 दिन तक बीमार बैठे हुए, या ऐसा कुछ कर लिया कि अब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो वो प्रयास हमारा, अगर ये आदमी रोज 7 घंटे 8 घंटे पढ़ता और 5 हफ्ते भर पढ़ता तो कितने घंटे पढ़ लेगा? 8 को 7 से गुणा करो, 56। अब हफ्ते में आप 1 दिन पढ़ लिए, 5 दिन बीमार पड़े रहे, पढ़ाई तो आपने करी 18 दिन। अच्छा, दूसरा, जरूरत से ज्यादा कोई चीज करोगे उसे रिटेन नहीं कर पाओगे। कम करना तो बुरी बात है ही है, पर ज्यादा करना भी बुरी चीज है। तो ये जो समय का कॉन्सेप्ट है, मध्यम मार्ग का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज का समयक होना बहुत जरूरी है। जैसे डेवलपमेंट को लेके ही, ठीक है, हमारे अभी हम बाद में इसमें वो भी आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट भी जरूरत से ज्यादा हो जाना खतरनाक है, वो भी अच्छी चीज नहीं है। बाद में हम डिस्कस करेंगे क्यों अच्छी चीज नहीं, उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो इसी चीज का अध्ययन अर्थशास्त्र का अध्ययन कहलाता है कि हम तमाम अपनी आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखें, ध्यान रखें कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जरिए से हम अपने को और बेहतर बना सकें, ज़्यादा सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए। अगर हम समाज का हित चाहते हैं, कलेक्टिवली सोसाइटी का बेटरमेंट चाहते हैं, सोशल बेटरमेंट चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कलेक्टिवली जो है इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, वैज्ञानिक रूप से ध्यान देना होगा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इनको समझना होगा, तभी हम बेहतर हो पाएंगे। अब कुल मिला के जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये अध्ययन हम करते क्यों हैं? हम कोई भी विषय पढ़ते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसे क्यों करते हैं? ज़्यादातर बार हमारा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, हम कोई भी गतिविधि कर रहे होते हैं, उनमें एक वेलफेयर का,
कि इससे कुछ भलाई होगी, कुछ अच्छा निकल के आएगा। ऐसे कामों को प्रोड्यूस को हमें प्रमोट करना चाहिए। भाई आप एजुकेशन अच्छा कुछ निकलना चाहिए उसमें से। हम कोचिंग चला रहे हैं, इसमें से कुछ अच्छा ही होनी चाहिए। हम बुरी चीजों की कोचिंग चलाने लग जाएं कि चलो लोगों को कैसे मारना है, उसकी टेक्निक्स की क्लासेस चल रही है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। उससे कोई वेलफेयर, इंसान का कोई वेलफेयर नहीं होगा। तो हमारा उद्देश्य वेलफेयर होना चाहिए। और अर्थव्यवस्था के भीतर भी इस बात को समझा जाता है कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य पैसे को बढ़ाना नहीं है। जैसे अर्थव्यवस्था को बहुत लोग पैसे तक सीमित रख लेते हैं। अर्थ डज नॉट मीन मनी, अर्थ डज नॉट इज नॉट इक्वल टू मनी। बहुत बार लोगों को लगता है कि पैसा का क्या साइंस है पैसा बढ़ाने का, जैसे वेल्थ ऑफ नेशन शब्द भी इस्तेमाल किया, बट इट्स नॉट दैट। ठीक है, ये पैसा नहीं है, ये वेलफेयर है। मनी तो एक साधन है। व्हाट इज मनी? पैसा क्या है? पैसा, बड़ी सारी सेइंग है पैसे के बारे में। कोई बोलता है कि जी पैसा क्या बोलते हैं, बाप बड़ा ना भैया, जो है सबसे बड़ा रुपया। पैसा है तो सब कुछ है। पैसे को लेके बहुत सारा चीज बोली जाती है कि दुनिया में जो कुछ है वो पैसा है। पर क्या आप इससे सहमत हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। नो सर। कहने के लिए ठीक है, अगर इसे बात को फन में कही जाए तो ठीक है, पर क्या हम अपने सामाजिक रिश्तों को, अपने सोशल, क्या मेरे पिताजी मतलब ये कहें कि ठीक है भैया तुम पैसे ले ले, या मैं अपने पिताजी को कहूँ कि ठीक है तुम अपने पैसे ले लो, मुझसे बहुत सारे पैसे ले लो, बस मेरे से कोई मतलब मत रखो। या इसका उलट, या हम आपस में पति पत्नी, बाप बेटा, बच्चे और फैमिली, सोसाइटी भी, ठीक है सोसाइटी भी, भैया हम सबको पैसे बांट देते हैं। पैसे से क्या हमारे लिए आवश्यक है? नहीं। ठीक है ना, बाप बड़ा, बाप है बड़ा, ठीक है, बाप। सोशल रिलेशन हमारे, पैसा एक अलग चीज है, सोशल रिलेशन एक अलग चीज है। जहां मुझे सोशल रिलेशन काम आ सकते हैं, कुछ और नहीं काम आ सकता। पैसा मेरा रखा रहेगा, कल मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं अकेला हूँ घर में, बीमार पड़ गया हूँ, पड़ा रहूंगा, मर जाऊंगा। अगर आपने कुछ समय पहले, साल 2 साल पहले एक घटना सुनी भी होगी, वो बहुत ही विभत्स घटना है कि मुंबई के अंदर में कोई बहुत मतलब रईस लोग होंगे, मतलब पैसे वाले लोग होंगे, उनका फ्लैट 7 करोड़ के 2 फ्लैट थे। करीब 2 साल पहले एक खबर चली थी कि उनके पास वो एक विमेन थी, उसके बच्चे उसको छोड़ के बाहर शिफ्ट हो गए, यूएस या किसी दूसरे देश में चले गए, और काफ़ी समय बाद आते थे, कुछ कारणों से शायद बात भी नहीं हो पाती थी। तो वो महिला का देहांत हो गया, उस महिला की, जबकि उसके पास बहुत संपत्ति थी, 7 करोड़, 2 फ्लैट थे उसके पास। मुंबई में फ्लैट की बड़ी कीमत है, बड़ा फ्लैट था उसके पास, और ऐसे 2 फ्लैट थे उसके पास। और वो महिला बीमार पड़ गई होगी, कुछ भी रहा होगा, और वो वहां पर उसका देहांत हो गया, घर के अंदर में वो मर गई। मरने के बाद करीब 7 महीने तक उसकी बॉडी घर में ही पड़ी रही, सूख गई। मतलब जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना, कंकाल वाली फिल्में, उस स्थिति में उसका शव बरामद हुआ। जब उसका बेटा लौट के आया, तो जब उसने खटकाया वगैरह, जो कुछ भी क्या होगा किसी को वजह से आया, जब आया और उसने देखा, तब पता चला कि वो तो बहुत पहले मर चुकी है, मर के उसका शव भी खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ कि उसके पास इतना 14 करोड़ रुपए की संपत्ति होने के बाद भी, इतना पैसा होने के बावजूद, इतनी बुरी स्थिति में उसको अपना जीवन त्यागना पड़ा कि उसकी शायद कोई देखभाल करने वाला नहीं था, उसके साथ में कोई नहीं था, इवन उसके शव को ठीक प्रकार से जो भी हम वो करते हैं, चाहे जलाना हो या उसका संस्कार करना हो, जो कुछ भी डिस्पोजल करना हो, उसके शव को कोई डिस्पोज करने वाला भी नहीं था। इसका क्या कारण है? कि उसके पास सोशल रिलेशन नहीं थे। अगर उसके पास सोशल रिलेशन होते, पैसा था, संपत्ति थी, परंतु सामाजिक संबंध नहीं थे। अगर अड़ोस पड़ोस में ही बात होती, ठीक है, बच्चे से संबंध नहीं किसी कारण से हो पा रहे हैं, बच्चे से संबंध होने चाहिए, समाज में संबंध होने चाहिए,
ऊपर नीचे काम वाले काम वालियां, मतलब लोग अब अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। तो हमारे सामाजिक संबंध, हमें लग सकता है कि नहीं ये हमारे लिए क्या जरूरत है, ठीक है, हमारे सामाजिक संबंध में जो हमारे घरों में हमारी हेल्प करने के लिए लोग आते हैं, हम लोगों की हेल्प करने के लिए जाते हैं, ये भी बहुत जरूरी सामाजिक संबंध है। हमें समझना चाहिए कि वो हमारे नौकर नहीं है जो हमारे घर में हमारी मदद के लिए आते हैं, तरह तरह के, कोई ड्राइवर का काम करता है, कोई मेड है, वो मेड की, वो हमारे नौकर नहीं है। हमें उन्हें सम्मान से देखना चाहिए कि भाई वो हमारे साथी हैं, ठीक है, जो हमारी कोई उनके काम का दायरा अलग है, उन्होंने अपने काम का दायरा गाड़ी चलाना बनाया है, आप उनको भी करते हैं, परंतु ये एक सामाजिक संबंध है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पैसा, मनी इज ओनली अ टूल, मनी केवल एक टूल है जो हमारे समाज में कुछ वस्तुओं को और सेवाओं को का एक्सचेंज करने में भूमिका निभा सकती है, ठीक है। पैसा होते हुए भी वो बेकार है, क्यों? क्योंकि अगर उसका एक्सचेंज नहीं हो सकता, केवल एक्सचेंज का माध्यम है। आपको गेहूं चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपके पास पैसा है, आप उसके बदले में वो कागज दे देते हो, उसके बदले में आपको खाना दे देता है। परंतु हो सकता है आपके सोशल रिलेशन अच्छे इतने हैं, बहुत लोग हैं, और मैं तथागत बुद्ध का इसमें बड़ा वो मानता हूँ कि मतलब उन्होंने पूरा अपना जीवन घर छोड़ दिया, उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, उन्होंने संपत्ति के नाम पर भी बस एक कपड़ा और एक कटोरा, मतलब जो बैगिंग बाउल होता था, वो कटोरा का शब्द गलत है इसके लिए, तो वो जो बाउल था उसके अलावा कोई और संपत्ति रखने का उन्होंने प्रतिबंध कर दिया कि कोई भी मॉन्क वो नहीं रखेगा। परंतु मॉन्क कैसे जीवित रहते थे जब उनके पास कोई संपत्ति, कोई पैसा नहीं था? कैसे जीवित रहेंगे मॉन्क, कैसे जीवित सर रहते वो थे? मोनेस्ट्री में सर बहुत सारे मॉन्क्स के साथ रहते थे। मोनेस्ट्री में भी कहाँ से? ऐसा नहीं है, सारे मॉन्क्स मोनेस्ट्री जो है टेम्परेरी स्टेशन होता है। मॉन्क्स के लिए ये नियम होता है कि मॉन्क्स को घूमना चाहिए। तो मॉन्क्स कभी पेड़ के नीचे सोते हैं, मतलब जैसा उस समय के मॉन्क्स थे, बाद में मॉन्क्स बदल गए, परंतु मॉन्क्स के लिए ये निर्भर होता था। मॉन्क्स आखिर, या बुद्ध कैसे जीवित रहे? तब तो कोई मोनेस्ट्री तो ये सब नहीं थे, तो कैसे उन्होंने अपने जीवन भिक्षाटन करना पड़ता था। सर आर्म्स लेके, सर आर्म्स नहीं, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, क्या करके? काफी अच्छे जो सामाजिक संबंध के माध्यम से, उनके पास कोई साधन नहीं है, उन्होंने पैसे को अपने जीवन से, परंतु मॉन्क किसके लिए काम करता है? सामाजिक जीवन के लिए। समाज को धम्म की शिक्षा देता है, समाज को बताता है आप ये काम मत करो, आप हिंसा मत करो, आप चोरी मत करो, ठीक है, उपदेश देता है, उन्हें ज्ञान देता है, नॉलेज इम्पार्ट करता है। इस नॉलेज के बदले में ये जो संबंध स्थापित करता है, इस नॉलेज के बदले में वो अपने लिए फूड और लिविंग कमाता है। ये मॉन्क का जीवन है। वो इस मॉन्क के जीवन को, हमारे आसपास भी बहुत सारे मॉन्क संत लोग हो जाते हैं, वो कैसे अपना जीवन काटते हैं? सामाजिक संबंधों से। हर एक धर्म में हमें ऐसे मॉन्क्स का एक ट्रेडिशन है। मुस्लिम धर्म में फकीर होते हैं, हिंदू में संत होते हैं, बुद्ध मॉन्क्स होते हैं, ईसाइयों में मिशनरीज होते हैं, सिखों में भी होते हैं, मुझे नाम नहीं, जैसे निहंग लोग होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं वो अपना घर त्याग देते हैं, गुरुद्वारे में ही रहते हैं या गुरु सेवा में ही काम करते हैं। वो सब लोग कैसे सरवाइव करते हैं जब उनके पास कोई पैसा नहीं होता? केवल सामाजिक संबंधों के माध्यम से। तो सामाजिक संबंध बेहद आवश्यक माध्यम है जीवन का। तो ये थोड़ी सी अलग दिशा में फिलॉसफी पर हम चले जाते हैं, पर अर्थव्यवस्था में यही नियम कानून लागू होते हैं। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के नियम कानून लागू होते हैं, और अर्थव्यवस्था हमें, अर्थशास्त्र हमें ये बताता है, ठीक है। और इसीलिए हमारा जो एडम स्मिथ का काम है या उसके बाद के अर्थशास्त्रियों का जो काम है, वो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वो हमारे समाज को कैसे बेहतर करने, मनी को बेटर करने के लिए नहीं। आज अर्थव्यवस्था का स्कोप क्या है? पैसा, कि हमारे देश में पैसा बढ़ना चाहिए, या वेलफेयर, कि ह्यूमन वेलफेयर बढ़ना चाहिए।
तो इकोनॉमिक्स में आज के समय में जो विचार है वो वेल्थ नहीं है, वेलफेयर है। वी शुड मूव फ्रॉम वेल्थ टू वेलफेयर। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसी इकोनॉमिक्स के, अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र की दो बड़ी शाखाएं हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो शब्द का मतलब क्या होता है? सर समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। मुझे मतलब बताओ अभी तो तुम। मैक्रो और माइक्रो। छोटा छोटा, माइक्रो सर, छोटा छोटा। होता है, मैक्रो उससे बड़ा। मैक्रो उससे बड़ा, मतलब रिलेटिवली सही है, आपने ठीक बताया। मैक्रो मतलब बड़ा, बृहद। हेलो, हाँ जी नमस्ते। आप मैडम मुझे बात करिए, मैं क्लास में। सर क्या आवाज में दिक्कत हो रही है सर? हाँ, सूक्ष्म और बृहद, सूक्ष्म और बृहद, ये अंतर है दोनों के अंतर में। बृहद होता है बड़ा, बड़ा ओवरऑल। मैक्रो मतलब ओवरऑल, मैक्रो व्यू, ठीक है, जिसमें हमें जैसे कैमरे के अंदर मैक्रो व्यू होता है। मैक्रो व्यू का, मैक्रो का मतलब होता है जो पूरा हो, ओवरऑल हो। और माइक्रो होता है सूक्ष्म, बारीक, माइक्रोस्कोप, ठीक है, बिल्कुल छोटी से छोटी चीज को देखने के में भी सफल हो, वो कहलाता है माइक्रोस्कोप। तो ये यही चीज, यही शब्द इकोनॉमिक्स के संदर्भ में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। किसी का माइक्रोफोन ऑन है, बंद कर लीजिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा अध्ययन है, या वहां पर मैनेजमेंट है। किस लेवल पर? यूनिट लेवल पर, बेसिक इंडिविजुअल एक्टर के लेवल पर। अगर हम यहाँ कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट एट इंडिविजुअल एक्टर और यूनिट लेवल, जैसे कंज्यूमर लेवल, बिजनेस लेवल, हाउस होल्ड लेवल, ये तरीके का जो इकोनॉमिक्स होता है, यहाँ यदि हम किसी प्रकार के व्यवहार को तब्दील करना चाहते हैं, वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब हम इकोनॉमिक्स का संपूर्ण अध्ययन एक ही स्थान पर करें। हम पूरे देश की इकोनॉमिक्स को एक साथ देख रहे हैं, हम बारीक चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। कौन बिजनेस क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। देश क्या कर रहा है, ठीक है, हमारा जीडीपी क्या हो रहा है। हो सकता है हमारा जीडीपी बढ़ रहा हो, कोई लोग गरीब हो रहे हों, या इसके उल्टा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अमीर हो रहे हैं पर जीडीपी गरीब हो रहा है। तो हो सकता है कुछ यूनिट्स अच्छी कर रही हूँ, जैसे कि कोरोना काल में हमारा जीडीपी दर कितना गिरा, जीडीपी का है ना, जीडीपी का दर 8-9% तक गिर गया। पिछला साल था हमारा जीडीपी 800% माइनस तक चला गया। परंतु इसी समय हाँ, कुछ जो बिजनेस थे वो बेटर भी हुए, कईयों ने बहुत अच्छा पैसा भी कमाया। तो अगर बिजनेस लेवल पे देखें, इंडिविजुअल यूनिट के लेवल पे देखें, तो हो सकता है ये समय उनके ग्रोथ का था, परंतु ये समय हमारे देश का ग्रोथ का नहीं था। तो यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है हमारा, अगर यूनिट के लेवल पे बात कर रहे हैं, बिजनेस के लेवल पे, तो देन इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स की, भाई हम केवल इसकी बात करें, स्पेसिफिक यूनिट की बात कर रहे हैं। परंतु यदि हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, तब ये कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फीचर हैं वो है नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन। हमारी राष्ट्रीय आय, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, गरीबी। अब जब हम यहाँ गरीबी की बात करें, हम व्यक्तिगत गरीबी की नहीं बात करें, कलेक्टिव गरीबी की बात करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन। तो ये दो अलग अलग शाखाएं हैं, दो अलग अलग तरीके हैं जिससे हम
अर्थशास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, माइक्रो लेवल पर अध्ययन कर सकते हैं और मैक्रो लेवल पर, ठीक है। और इसके बीच में एक और चीज बनी है, वो है मीजो इकोनॉमिक्स, जहां हम इंटरमीडिएट लेवल पर, इन दोनों के बीच में, ना तो हम एट द टॉप है ना हम एट द बॉटम है, हम बीच में हैं, वो कहलाता है मीजो इकोनॉमिक्स। हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इन तीनों में से? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मैक्रो दोनों में से कौन सी पढ़ेंगे? माइक्रो और मीसो। मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे को जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज होगा, कोई एक छोटा बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस है, उसके अंदर उसकी कैसे ग्रोथ की जाए, उसके लिए वो माइक्रो इकोनॉमिक, या एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसके लिए यदि आप काम करना चाहते हैं तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक। हमारा जो मेन फोकस, जब हम पढ़ाई करेंगे, हमारा मेन फोकस मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। हम लोग जो सिविल सर्विस, क्योंकि यूपीएससी हमसे व्यक्तिगत बिजनेस, व्यक्तिगत लोगों के बारे में नहीं जानना चाहती है, वो हमें एक नेशनल पर्सपेक्टिव, देश का राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव देना चाहती है, मैक्रो पर्सपेक्टिव देना चाहती है। तो हम इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, मेनली मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करेंगे, जिसके वेरियस हमारे जो एरियाज होंगे जिन पर हम काम करेंगे। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग विचार हैं। अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ से लेकर अलग अलग विचार हैं, अलग अलग समझ है। सभी समझों का एक उद्देश्य है। अलग अलग स्ट्रीम हो सकती हैं, जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वेलफेयर इकोनॉमी। अब ये तीनों इकोनॉमी, ये तीनों अर्थशास्त्रों का क्या उद्देश्य है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इवन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर भी अलग अलग तरीके की इकोनॉमी हो सकती है। तो ये क्या है? ये तीनों इकोनॉमी का, इन अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन का, इन शाखाओं का, स्ट्रीम का उद्देश्य क्या है? तीनों का, तीनों के उद्देश्य अलग अलग है। कैपिटलिस्ट मतलब सर जो वेल्थ पर्पस से हो, वेलफेयर के लिए हो, उसे पूंजीवादी वेलफेयर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। है। अच्छा, हाँ, मतलब इकोनॉमिक्स के 5 दो टाइप हो गए, देन ये हमारे क्या होंगे जो अभी आपने 3 बताए हैं? दे आल्सो आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स का आज के समय में लगभग तीनों शाखाओं में कोई ये नहीं कहेगा कि तीनों अलग हैं, चाहे पूंजीवाद हो, चाहे समाजवाद हो, या विकासवाद हो, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा कोई और उद्देश्य है। अल्टीमेट उद्देश्य सभी हम मानते हैं क्या है? मानव विकास, ह्यूमन सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए। पूंजीवादी भी लोग ये नहीं कहते कि भाई हमें पूंजी कमानी है इसलिए ताकि हम दूसरों का शोषण ज्यादा से ज्यादा कर सकें। ये आज के समय में कोई नहीं कह सकता। कह सकता कोई कि नहीं, हम तो जो है कुछ लोगों के विकास और बाकियों के शोषण के लिए काम कर रहे हैं? ऐसा कोई कह सकते हैं हम आज के समय में? किसी जमाने में शायद जब दास प्रथा वगैरह थी तब कहा जा सकता था। आज के समय में कोई भी सेक्शन, कोई भी विचार, समाजवादी भी, यानी कि समाजवाद क्यों चाहते हैं हम? ताकि लोगों का वेलफेयर हो, लोगों की बेहतरी हो। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स जो है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकासवाद, हम विकास, जीडीपी बढ़े, जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, ये हम जीडीपी क्यों करते रहते हैं? विकास 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 की बात क्यों करते रहते हैं? ह्यूमन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यस वेलफेयर सर। ऑफ द सोसाइटी। तो तीनों ही शाखाओं में कहीं ना कहीं ह्यूमन वेलफेयर जुड़ा हुआ है। तीनों ही का ऑब्जेक्टिव ह्यूमन वेलफेयर है। कैपिटलिस्ट एक्चुअली विचारक है अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के, वो भी ये कहते हैं। उनका कहना ये है
कि हम यदि पूंजी का विकास करेंगे, मैं तीनों पर अलग अलग हम लोग इसे समझेंगे आराम से, अगली क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि पूंजी के विकास में, अगर पूंजी का विकास होगा, पूंजीवादी क्या बोलते हैं पूंजीवादी देश, कि जब ये इंडस्ट्री बेटर होंगी, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो पूंजीपति के पास पैसा आएगा, पूंजी आएगी, और वो पूंजी नीचे ट्रिकल करेगी, क्योंकि वो पूंजी वो धीरे धीरे खर्च करेगा, इस्तेमाल करेगा, गाड़ी खरीदेगा, कुछ भी करेगा, तो वो जब वो खर्चा करेगा वो पैसा नीचे ट्रांसफर होगा, लोगों को नौकर रखेगा, फैक्ट्री में नौकर रखेगा, ड्राइवर्स रखेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। पूंजीवादी भी लोग ये कहते हैं, तो इससे पैसा धीरे धीरे नीचे ट्रिकल डाउन करेगा और उससे ह्यूमन वेलफेयर होगा, ऐसा पूंजीवादी लोग कहते हैं। समाजवादी लोग क्या कहते हैं? सेकंड सर, एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि मतलब माइक्रो मैक्रो ये हमारे इकोनॉमी के टाइप हो गए, देन ये समाजवाद साम्यवाद फिर ये क्या होते हैं सर? मैक्रो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, नहीं, ये भी टाइप्स ऑफ, वही कंफ्यूजन हो रही है, वो भी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होगा? आज मैं समझा दूँ, ठीक है, सवाल आपका मैं समझ गया। देखो, ये टाइप ऑफ इकोनॉमी नहीं, मतलब ये टाइप ऑफ इकोनॉमी से थोड़ा सा अलग है, मैं अभी उस पर आ जाता हूँ। पहला सवाल आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी का है, ये पर्सपेक्टिव की बात है, ठीक है। हम किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है? हम किसी चीज को देखना चाहते हैं, हम कोई घर देखने जाते हैं, ठीक है, आपने घर खरीदना है, तो आप घर को कैसे देखेंगे? लाइक उसके सारे डायमेंशंस देखेंगे, वो किस लोकेशन पे, एरिया क्या है और वहाँ की लोकेलिटी कैसी है। ठीक है, तो ये व्यू क्या कहलाएगा? ये ओवरऑल व्यू हो जाएगा। देख रहे हैं, घर के बाहर से खड़े होकर घर देख रहे हैं, हो सकता है आजकल तो ड्रोन चल रहे हैं, ऊपर से भी देखना चाहें, ये कौन सा व्यू होगा? ये पूरा ओवरऑल व्यू हो गया, मैं सब कुछ देख रहा हूँ वहाँ पे। करेक्ट, बहुत अच्छा, ओवरऑल व्यू, यानी कि मैक्रो व्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्रो व्यू, ओवरऑल व्यू। इसी को आप इकोनॉमी में कह सकते हैं ओवरऑल व्यू। हम पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ मिला के देख रहे हैं, परंतु क्या केवल अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को, मकान को खरीदते समय ओवरऑल व्यू सफिशिएंट है? नो सर। क्या और नो सर, उसके गुणवत्ता की भी जांच कैसे बनाया गया है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया गया, ये सब भी देख, कितने हैं उसमें, रसोई कैसी है, उसमें जो और यूटिलिटीज होनी चाहिए, बाथरूम है भी या नहीं है, सारी चीज देखना चाहोगे, क्वालिटी देखना चाहोगे, ये भी आपने। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, तो ये सारे जो, एक सेकंड इस पॉइंट को हम खत्म कर देते, फिर गुड मॉर्निंग। एक सेकंड आएंगे। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो पर्सपेक्टिव है, हम जहाँ बारीक चीज़ों को, एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को देख रहे हैं कि भैया ये इसमें लोहा ठीक लगा है नहीं लगा, सीमेंट का इस्तेमाल ठीक किया गया है कि नहीं किया गया, कमरे बराबर जितनी आवश्यकता अनुसार है या नहीं है। तो जब आप घर ले रहे हैं तो दोनों पर्सपेक्टिव में किसी चीज़ को देखते हैं, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव, कहाँ सिचुएटेड है, कैसी जगह पर है, हो सकता है घर बना बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, कमरे वमरे बढ़िया है, लोकेलिटी है, अप्रोच बहुत खराब है, आने जाने का रास्ता नहीं है, आपके लिए बेकार हो गया। ऐसे में आपके लिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव काम करेगा। और एक हो सकता है कि आप बारीक चीज़ों पर देखना चाहें, यही चीज़ हमारे लिए अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमिक्स है, उसमें यही प्रिंसिपल लागू होता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। एक देश के पॉलिटिशियन के तौर पर, एक नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस हैं, आप कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, आपके लिए कौन सा पर्सपेक्टिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा? अगर पॉलिटिशियन ओवरऑल है ना, Yes, अगर sir. दो अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। आप रिलायंस कंपनी के हेड हैं, हाँ, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या दोनों का अर्थशास्त्र के प्रति नजरिया एक ही रहेगा? नो सर, दोनों का नो टोटली सर, बिल्कुल अलग हो जाएगा। प्रधानमंत्री का या जो वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री का पर्सपेक्टिव होगा कि वो पूरा देखना चाहेगा कि भाई देश में क्या हो रहा है, कहाँ लोग गरीब हैं, कहाँ अमीर हैं, क्या हो रहा है। रिलायंस कंपनी के हेड का क्या पर्सपेक्टिव होगा? मेरी कंपनी फॉर प्रॉफिट।
वो मेरी कंपनी का प्रॉफिट लॉस देखेगा। मैं जिस चीज में काम करता हूँ, मैं ऑयल का, मेरी की कंपनी है, मेरा ऑयल का क्या चल रहा है, उसमें मेरे को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके के लिए क्या पॉलिसीज होंगी, मेरे कंज्यूमर कैसे हैं, वो इससे कंसर्न नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, बाकी लोगों का कुछ भी होता रहे, मेरे को तो भाई अपने बिजनेस से मतलब है। तो ये दोनों के पर्सपेक्टिव का फर्क है। यही अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्क है कि आप कैसे देख रहे हैं। आप एज एन सिविल सर्वेंट, आपका पर्सपेक्टिव मेनली, ऐसा नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता, बट मेनली आपका पर्सपेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। तो ये एक तरीके से जो दो तरीकों से बांटा गया है इकोनॉमिक्स के अध्ययन को, अर्थशास्त्र के अध्ययन को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक ये हो गया। अब इकोनॉमिक्स की अलग अलग धाराएं हो सकती हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र को हम अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही बात करें, अभी हम अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को छोड़ रहे हैं, केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स या ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमिक थॉट की बात कर रहे हैं कि हमें देश में इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, दैट वेल्थ इज अ साइंस। हमें यही बताती है ना कि जो संपत्ति है, वेल्थ है, इट कैन बी गैदर्ड साइंटिफिकली। ये हमने अभी एक उदाहरण के जरिए से भी समझा कि कैसे एक बच्चा बेहतर होता जाता है और एक कैसे बच्चा कमजोर होता जाता है, बाद में वो गरीब हो जाता है, वो एक अमीर हो जाता है, और फिर शायद हम बाद में मतलब ऐसी शक्तियों पर वो करने लगते हैं, भाई हम तो गरीब, हमारा नसीब फूटा हुआ है, जबकि हम अपने जो काम है उनको साइंटिफिकली एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि हमने तब ये गलती करी, हमने अपनी पढ़ाई स्कूल के समय में पढ़ाई नहीं करी, हम उसका अध्ययन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। और जब तक नहीं करेंगे तब तक हम वो गरीब ही बने रहेंगे, तब तक हम रिसोर्सलेस ही बने रहेंगे। यही चीज देशों पर भी लागू होती है। तो देशों को भी, अब एक देश, कोई भी सोसाइटी अपने विकास के लिए अलग अलग थॉट प्रोसेस अपना सकती है। एक है पूंजीवादी विचार, इकोनॉमिक्स में पूंजीवादी विचार, इकोनॉमिक थॉट्स की बात है ये, कि पूंजीवाद क्या होता है, मैं आपको अलग से समझा दूंगा क्योंकि वो थोड़ा समय लेने वाला चीज है और समझने वाला कंसेप्ट है। फिर है एक समाजवादी विचार, जिसमें चिंता ये होती है कि भाई जो रिसोर्स है समाजवाद में किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास, पब्लिक के पास। जो पब्लिक है वो रिसोर्स को हैंडल करती है। कैपिटलिज्म में रिसोर्स कौन रखेगा अपने पास, प्राइवेट पर्सन। जो संपत्ति है, जो साधन है, चाहे माइंस है, चाहे जमीन है, रिसोर्स किसके कंट्रोल में है, प्राइवेट हैंड में। तो पूंजीवाद में और समाजवाद में बहुत अंतर है, वैचारिक अंतर है, ठीक है। विचार का बहुत बड़ा अंतर है समाजवाद और पूंजीवाद में। ऐसे ही विकासवाद एक और तीसरी अवधारणा है कि कैसे हमें विकास की ओर जाना है। ये तीनों का परंतु अंतिम उद्देश्य एक ही है। समाजवाद भी यही चाहता है कि समाज की बेहतरी हो, कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे। जहां तक है पूंजीवाद की भी यही सोच होती है कि ठीक है भाई, सबके लिए बेटर होना चाहिए। कोई पूंजीपति ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मेरे पास ही पैसा होना चाहिए, किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो ये अलग अलग धाराएं हैं जिन सबका उद्देश्य ह्यूमन वेलफेयर है, परंतु जो तरीका हो सकता है, जो माध्यम हो सकता है, जो विचार हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है इकोनॉमिक्स में। तो इसी तरीके के विचारों में एक हमारे महान वो हैं जिनका नाम है कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। आज के समय में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उन क्या अर्थशास्त्र है, उनका पर बहुत गहरा प्रभाव है इन कीन्स का। इसीलिए कीन्स की थ्योरी करके अगर आपने सुना होगा तो वो बहुत प्रचलन में है। तो कीन्स की थ्योरी क्या होती है, उससे पहले मैं किसी का एक सवाल था, तो वो सवाल लेना चाहूँगा कि आपका क्या प्रश्न था, मैंने उस समय आपको रोक दिया था। सर सवाल नहीं था। अच्छा, आप बताइए। और ये सोच थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही। अच्छा बताइए आप। सर मेरे पर्सपेक्टिव पे जो
कैपिटलिज्म में जैसे कि आपने अभी बता ही दिया, उस टाइम पे नहीं बताया था कि जो प्राइवेट पर्सन के प्राइवेट अथॉरिटी उसके पास ज्यादा रहती है, प्राइवेट लोगों के पास ज्यादा अधिकार रहता है, और सोशलिज्म के अंदर क्या नाम है, जो गवर्नमेंट है उसके पास रहता है। जैसे एक बच्चे ने भी क्वेश्चन किया था कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ये क्या है, अभी पूछा था, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्वेश्चन नहीं था सर कोई। नो एक्चुअली वो क्वेश्चन ना मेरा ये था, मैं ना टाइप्स ऑफ मतलब इकोनॉमी में कंफ्यूज था कि एक तो हम मैक्रो माइक्रो को टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझते हैं, एंड देन सर ने बता दिया है, साम्यवाद समाजवाद ये भी उसे समझ बता गया, तो अब दिया है। क्लियर हो तो वो है ना, ये हमारी अप्रोचेज होती हैं, जैसे किस गवर्नमेंट ने क्या चीजों को अपनाया है, जैसे कैपिटलिज्म को अपनाया हुआ है या सोशलिज्म को अपनाया हुआ है या दोनों मिक्स करके अपनाया हुआ है, ये हमारी अप्रोचेज होती है इकोनॉमिक। अच्छा, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग अपना डिस्कशन नहीं ना करें। ठीक है, तो हमारे जो तरीके हैं, माध्यम हैं, कैसे हम उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, ये अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अलग से पढ़ेंगे ये तीनों, मतलब वैसे अभी हमने कई बार दूसरी और क्लासेस में भी हमने इस पर चर्चा की है, और पूंजीवाद पर मैं अलग से चर्चा करना चाहूँगा। और यहाँ पर कीन्स पहले आ रहा है, पहले पूंजीवाद को आना चाहिए था। ये थोड़ी सी नोट्स में कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं ये कीन्स की थ्योरी आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, आप इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है और हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। कीन्स की थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। और आप में से कोई समझना समझाना चाहे तो समझा भी सकता है, बहुत वेलकम है आपका। कि कीन्स की थ्योरी क्या समझाती है हमें, और कीन्स की थ्योरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर साल ये सवाल आता है। पर मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ कीन्स की थ्योरी को, क्योंकि इट शुड कम लिटिल लेटर। हमारी जो अलग अलग शाखाएं हैं, कीन्स की थ्योरी बेसिकली, हमें अगर बहुत कम शब्दों में बोलूं तो कीन्स की थ्योरी हमारे किस प्रकार से एक्सपेंशन अचीव किया जा सकता है। और ये सवाल लगभग हर साल मैं देखता हूँ, हर साल इसमें पूछा जाता है। लगातार 3 या 4 साल से मैं बता रहा हूँ, चारों साल मैं देख रहा हूँ, इस साल भी ये सवाल आया हुआ है कि कैसे हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का एक्सपेंशन कर सकते हैं। और ये सवाल हर साल आता है, अलग अलग लैंग्वेज में बदल के आता है। बेसिकली इट्स कीन्स इकोनॉमिक्स, इसके ऊपर ये सवाल रहता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो मैं हर बार उम्मीद करूंगा बच्चों से कि वो सही करके आए। मैं उस पर बाद में जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं कैपिटलिज्म पर बात करना चाहूंगा, तभी उसके बाद हम इसको डील करेंगे। तो ये सब चीज हमने डिस्कस कर ली कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा है। डेवलपमेंट जो है विकास या वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर, उनका विकास करना हमारा एक मूल उद्देश्य होता है अर्थव्यवस्था का। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज की। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज हमारे इकोनॉमी में हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर्स बदलने पड़ेंगे। जब तक हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर नहीं बदलेंगे, ठीक है, तब तक हम इकोनॉमी की दिशा का परिवर्तन नहीं कर सकते। What is structural change? It's a long-term, widespread change of fundamental structure. ये शब्द आप बहुत बार सुनेंगे, स्ट्रक्चरल चेंज आने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है स्ट्रक्चरल चेंज आने चाहिए? कि हमारी जो व्यवस्था है उसका जो स्ट्रक्चर है, जो तरीका है, जैसे ये पूंजीवाद है या समाजवाद है, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर, सोच का नजरिया है। जब तक हम सोच को ही नहीं बदलेंगे तब तक हम ऊपरी व्यवस्था को नहीं बदल सकते। जैसे मैं इसलिए इसी संदर्भ में हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हमें वैज्ञानिक सोच अपनानी चाहिए किसी भी चीज के बारे में। अपनी सफलता असफलता के बारे में भी एक वैज्ञानिक सोच, एक विज्ञानी की तरह सोचना चाहिए। वैज्ञानिक की तरह हम अगर सफल हुए या असफल हुए, विज्ञान हमें क्या समझाता है
विज्ञान हमें बताता है कि हर चीज का कार्य कारण सिद्धांत है। कोई भी कार्य है उसका कुछ कारण है, ठीक है, कार्य कारण का सिद्धांत है, ये विज्ञान बताता है। तो जो कुछ भी गलत हो रहा है, जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई उसका कारण है। ये हो सकता है हम उस कारण को पहचान ना पा रहे हैं, ये अलग बात है, परंतु निश्चित रूप से उसका कोई कारण है। जैसे हमने अभी गरीबी अमीरी का भी एक उदाहरण लिया था कि भाई कोई अमीर क्यों हो जाता है, कोई गरीब क्यों हो जाता है, एक कार्य कारण का सिद्धांत है। जबकि हम आमतौर में इसको इस तरह से देखते हैं कि नहीं भैया उसका नसीब अच्छा है, ये कार्य कारण का सिद्धांत नहीं है। नसीब अच्छा होना कोई कार्य कारण का सिद्धांत नहीं है। नसीब क्या होता है, व्हाट इज नसीब, किस्मत क्या होती है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बिना कुछ किए मिल जाए, है बिना कुछ किए मिल जाए फ्री फोकट में। बिना कुछ किए कुछ मिल जाए, किस्मत नहीं, कभी कभी छिन भी जाता है, इसका उल्टा भी हो जाता है, बिना अंबानी कारण के घर में है ना। किस्मत जो है इस कार्य कारण के सिद्धांत को से हमें अलग करती है। वो कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई भी चीज हो रही है उसका कोई लिए कोई कारण होना आवश्यक नहीं है, जस्ट किस्मत ही कारण है, किस्मत ही कारण है। और किस्मत क्या होती है, एक हाईली अनडिफाइंड चीज है, आपको खुद नहीं पता व्हाट इज किस्मत, किस्मत क्या होती है, होता क्या है किस्मत, लक होता क्या है? Nothing but a बाई चांस कभी opportunity given कभी by God. मेहनत के द्वारा किया गया कार्य ही हमें मिल जाता है, तब उसको किस्मत बोल देते हैं। अब खुद सोचिए कि लक होता क्या है, व्हाट इज लक, किस्मत है क्या? प्रोबेबिलिटी सर ये एग्जिस्ट ही मेहनत नहीं का ही एक करता है। साइंस है, ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी एंड लक आर डिफरेंट, ठीक है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को लक से जोड़ देते हैं। प्रोबेबिलिटी इज नॉट लक, प्रोबेबिलिटी इज संभावना, ठीक है। एक बच्चा आपने तैयारी करनी शुरू की, ठीक है, 10 बच्चों ने मेंस लिखा या 3 बच्चों ने इंटरव्यू दिया, एक पास हो गया, एक जो पास हो गया वो किस्मत वाला है, बाकी 2 बदकिस्मत है, हम ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। संभावना दूसरी चीज है। ऑब्वियसली अगर कोई 3 चीज हो रही है, 3 लोग किसी चीज में भाग ले रहे हैं और एक ही सीट है, तो एक ही आदमी उसमें पास हो सकता था, तीनों पास हो ही नहीं सकते थे, ये संभावना है। कौन एक पास होगा हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी हमें संभावनाओं की ओर ले जाती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ संभावनाओं की ओर जाना चाहिए, किस्मत की ओर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किस्मत एक ऐसा वेरिएबल है जिसको चेंज नहीं कर सकते आप। प्रोबेबिलिटी को आप चेंज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कैन बी चेंज। किस्मत को आप बदल सकते हो? No, मेहनत sir. के द्वारा। मेहनत के द्वारा अगर किस्मत बदली जा सकती है तो फिर वो किस्मत नहीं है। किस्मत किस्मत होती है, इट कैन नॉट बी चेंज, इट शुड नॉट बी चेंज्ड। कैसे चेंज हो सकती है भाई, ये तो लक होता है, ये तो है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। मेहनत अगर किसी चीज को बदल सकती है तो वो किस्मत नहीं हो सकती, फिर वो मेहनत है। आप अपनी मेहनत को किस्मत को एट्रीब्यूट कर रहे हो। आपने खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, तो ये तो कारण है ना, मेहनत तो आपकी सफलता का कारण है। आपने मेहनत की, उसका इफेक्ट, ये कॉज है, सफलता इसका इफेक्ट है, पास होना, सफल होना इसका इफेक्ट है। तो आपका कॉज क्या है, मेहनत है। आप मेहनत ज्यादा करते गए, सफल हो गए। लक, किस्मत क्या हो सकती है? किस्मत से कुछ नहीं हो सकता ना, किस्मत तो फिक्स चीज है, ये इसका कोई वो नहीं है, इफेक्ट है। क्या ये कह सकते हैं सफलता असफलता, कुछ भी चीज आप डिटरमाइन कर सकते हो, बाद में आप पीछे जाके कुछ कह सकते हो कि हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं पास हो गया ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को मैं चेंज कर सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती है। अगर 3 लोग हैं, एक सीट है, तो 3 में से एक को ही मिलेगी, ये प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। अब मैं क्या संभावना को किसी तरह से बदल सकता हूँ? यस सर। कैसे? सर लेट्स से ए को मिलना था,
और बी वाले ने ज्यादा मेहनत कर ली तो उसे मिल गई सर, ऐसे हो सकता? नहीं, बिल्कुल मैथमेटिकल आंसर चाहता हूं मैं इसका। प्रोबेबिलिटी सर जीरो मेहनत के बदौलत नहीं, जीरो नहीं होता, जीरो भी होती है, 0 to 1 के बीच में वेरी करती है। प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल किसी को याद है? पीई और अकरेंस ऑफ इवेंट एंड टोटल पॉसिबिलिटी, शायद यही फॉर्मूला होता है ना, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टोटल इवेंट, ये फॉर्मूला होता है अगर मुझे याद है तो। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है। किसी चीज की होने की कोई संभावना ही नहीं है तो 0 रहेगी। और वो अगर मान लो 3 आप इंटरव्यू दे रहे हो और 3 में से एक बच्चा सफल हो जाता है, तो 3 में से एक ही सफल होगा, सफल होने की संभावना कितनी है? 1/3, 1/3। तो आप कैसे पास हो सकते हो? कोई तरीका बता सकता है मुझे? मेरे पास बहुत सरल तरीका है। इस इवेंट को 3 बार कर दीजिए, इस इवेंट को 3 बार करिए, हर बार आपके करने की, आपके सफल होने की संभावना बढ़ती जाएगी। आप एक बार इंटरव्यू देंगे 1/3 चांस है, अगली बार देंगे 1/3 चांस है, अगली बार देंगे, तो इट विल स्टार्ट अप्रोक्सीमेटिंग टुवर्ड 1, इट विल नॉट बिकम 1 बट इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड 1। जैसे मान लीजिए आपको सिक्का हेड चाहिए, पहली बार आपने उठाया, आधा आधा चांस है कि पास होगा फेल होगा, हेड या टेल। एक और बार उछालिए, हेड आने की संभावना बढ़ जाएगी। एक और बार उछालिए, हेड हो सकता है किसी बार तो आएगा, तीनों में से कोई एक इवेंट तो हेड आएगा। चौथी बार ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है, प्रोबेबिलिटी ये भी बताती है कि ये भी संभव है कि आपने 10 बार सिक्का उछाला, किसी बार भी हेड नहीं आया। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट दैट्स अ रेयर पॉसिबिलिटी, दैट्स वेरी रेयर। तो ये संभावनाओं का ही सारा का सारा खेल है और इस पर हम ज्यादा फोकस करें। इसी तरीके का एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो हमें अपने सोच में लाना होता है पास होने के लिए। ठीक है, अगर हम एक स्ट्रक्चरल चेंज लाएंगे, वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे यार पास होना है, कैसे पास होना है। एक हो सकता है कि हम अपना ट्रेडिशनल तरीके से लगे पड़े हुए हैं कि नहीं भैया किस्मत होगी तो पास हो जाएंगे, अपने जो भी चीजें हैं वो करते रहो, और वैसे किस्मत में करने की आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए, पर परंतु हम जो है उसी तरीके से लगे रहेंगे। या दूसरा एक तरीका हो सकता है कि हम स्ट्रक्चरल चेंज करें। सेम चीज हमारी इकोनॉमी में भी लागू होती है कि हम अर्थव्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंज लेके आए। एक तरीका ये हो सकता है कि भाई हमारा देश अमीर हो जाए, हमारा देश भी नंबर 1 बन जाए, हम इसकी दिन भर बैठ के कामना करते रहें, बैठे बैठे इसके लिए तरीके से रोज जाप करें, है ना, या मंत्र पढ़ें कि भाई हमारा देश नंबर 1 बन जाए, हमारा देश नंबर 1 बन जाए, हम सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाए। इसके लिए हम ये कर सकते हैं, या फिर हम इसके लिए कुछ फंडामेंटल स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं। कामना करना स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, इच्छा रखना या ये सोचना कि हम कुछ अच्छे हो जाएं, ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है। आप फंडामेंटल स्ट्रक्चर, हम सब लोग मिलकर संकल्प लें कि हम एजुकेशन की ओर, हेल्थ की ओर, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ेंगे और सब हम एज अ कलेक्टिवली भारतीय ये सोच पर चलें, तो क्या भारत नंबर 1 नहीं बन पाएगा? तो बन जाएगा, बन जाएगा सर। अगर हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, शिक्षा का, ज्यादातर बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ये बात शायद आपको भी महसूस होगी क्योंकि आप उनमें से कुछ हो जो पढ़ना चाहते हो। अपने आसपास के सब बच्चों को देखना, आपके आसपास आपके कजन्स, क्लास के मेट्स होंगे, 50 बच्चे उनमें से एक बच्चा है जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, बाकी 49 बड़ी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज में। हेल्थ में आज हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, उल्टा सीधा जो कुछ भी कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में, उद्यमिता में, मेहनत करने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको हमें अपने देश में, और ये जो चीजें मैंने लिखी इनको हम एजुकेशन में भी पढ़ेंगे, इकोनॉमी में। अगर हमें देश को बेहतर करना है,
एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, हेल्थ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्मॉल इंडस्ट्रीज की ओर जाना पड़ेगा। ये हमारे देश की तरक्की का नंबर 1 बनने का साधन है। ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है, और अगर इस स्ट्रक्चरल चेंज को हम कर देंगे तो आवर कंट्री कैन बिकम नंबर 1 कंट्री लाइक चाइना हैज डन इट। चाइना अगर नंबर 1 है, आज जो चाइना की स्थिति है वो क्यों है? हमसे गरीब होने के बावजूद भी चाइना आज बेहतर क्यों है? क्योंकि उसने अपनी व्यवस्था में स्ट्रक्चरल चेंज किए, किस्मत के भरोसे नहीं बैठा रहा, स्ट्रक्चरल चेंज किए, एजुकेशन पर काम किया, हेल्थ पर काम किया, एंटरप्रेन्योरशिप पर काम किया, उससे इंडस्ट्रीज बनाई, उससे आज हम देख रहे हैं चाइना कहां से कहां तक पहुंच गया। ठीक है ना? तो चलो यहीं से स्ट्रक्चरल चेंज से आगे बढ़ेंगे। कल हम ये पूंजीवाद, समाजवाद और अलग अलग जो धाराएं हैं इकोनॉमिक्स की, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उनका मतलब समझेंगे, और फिर लास्ट में हम कीन्स को समझेंगे कि कीन्स ने क्या कहा और क्यों कीन्स महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यहीं से, आप लोग चाहें ये क्लास के संबंध में सकते हैं, क्या मैं उसको कैसे बेहतर कर सकूं? जी बताइए सर। मेरा ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, इसमें मैंने एक पर्सपेक्टिव तैयार किया है। यदि किसी रिलायंस कंपनी का सीईओ अपनी कंपनी की अर्थव्यवस्था को देखता है और साथ में अपने एम्प्लॉय की अर्थव्यवस्था को देखता है, तो उस कंपनी के सीईओ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंपनी की अर्थव्यवस्था मैक्रो होगी और एम्प्लॉय की माइक्रो। क्या मैं सही हूँ सर? नहीं सर, मैं बोलना चाहूंगा इसमें, अगर यूनिट के अंदर देख रहे हो आप, यूनिट के अंदर देख रहे हो, मैनेजमेंट ऑफ यूनिट देख रहे हो आप, ठीक है। हमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव नेशनल, सोशल, लार्जर होता है। कल करते हैं इस पर चर्चा, ठीक है। सोचो और पढ़ो इसको, और कोई बात नहीं, इसमें बड़े सारे सवाल आएंगे, पर समझो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई कैन से, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि ये जब सेशन खत्म होगा महीने 1.5 महीने बाद, यू विल फील मोर हाईली कंफर्टेबल इन इकोनॉमिक्स। आपको इकोनॉमिक्स से डर नहीं लगेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, चलो तो आज की क्लास को अभी करते हैं समाप्त यहीं पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।